All right, so hello everyone and welcome to this lecture on Indian polity and governance. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अगेन अ वेरी controversial topic and a quite recent one which is known as ट्रिपल तलाक और इंस्टेंट तलाक। इससे रिलेटेड बिल्कुल नया नया डेवलपमेंट अभी हुआ है। तो आइए आज हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली मुद्दा था और क्या अब इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो उसके पहले हमें जरूरी है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें इस पूरे इशू का कि क्या बैकग्राउंड है, कैसे ये सारा जो मामला है ये टूल पकड़ा इसने। तो ये आप सभी जानते होंगे कि ये मुस्लिम्स में होने वाला एक तरह का प्रैक्टिस था। ये मुस्लिम्स में ये प्रैक्टिस प्रेवलेंट थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोहम्मदन लॉ है, जो इस्लामिक लॉ है, जो मुस्लिम लॉ है, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो प्राइमरीली तीन सोर्सेज हैं इस्लामिक लॉ के। सबसे पहला तो है द होली बुक ऑफ इस्लाम विच इज नोन एज कुरान। ठीक है, तो कुरान में कई तरह की चीजें दी हुई हैं, दुनियावी आयतें हैं, दीनी आयतें हैं और कानूनी आयतें हैं। जो कुरान के चैप्टर्स हैं वो दुनियादारी की भी बात करते हैं, रिलीजन की भी बात करते हैं और उसके अलावा लीगल पॉइंट पर भी कुरान के चैप्टर्स बात करते हैं। तो वो सारे लीगल चैप्टर्स जो है कुरान के, वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। उसके अलावा हदीस भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। हदीस यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग थी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की जो टीचिंग थी, उनको हदीस कहते हैं, जो अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। एंड थर्डली इज द शरिया लॉ। शरिया यानी कि वो कोड है जिसमें पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाई किया गया है, संहिताबद्ध किया गया है। शरिया वो सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट है इस्लामिक लॉ का जिसमें सारी की सारी लीगल पॉइंट्स पर बात की गई है। तो प्राइमरीली ये तीन सोर्स है। इसके अलावा इजमा वगैरह भी इसके सेकेंडरी सोर्स होते हैं, लेकिन वो उतने खास महत्व के हैं नहीं। उनका उनका वेटेज थोड़ा कम होता है, उनकी प्राइमेसी थोड़ी कम होती है। तो प्राइमरीली ये तीन सोर्सेज हैं जो पूरा मुस्लिम लॉ डिफाइन करते हैं। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द पूरा इस्लामिक लॉ घूमता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमने ये सारे सोर्सेस क्यों पढ़े हैं भाई, क्या जरूरत है। हमारे देश में सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड तो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर कोई भी रिलीजियस लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है। तो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं इंडिया में भी जिन पर रिलीजियस पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि मैरिज, जैसे कि डाइवोर्स यानी कि तलाक, जैसे कि सक्सेशन यानी कि विरासत वगैरह, इनहेरिटेंस वगैरह, है ना। इन सारे मैटर्स को गवर्न करते हैं रिलीजियस पर्सनल लॉज। हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है इन पर्सनल मैटर से डील करने का। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल तलाक जो है वो इस्लामिक लॉ का क्वेश्चन था। ठीक है, बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय रिलीजियस पर्सनल लॉ, देयरफॉर इट वाज गवर्न्ड बाय इस्लामिक लॉ। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम मैरिज जो होती है उसको आप थोड़ा सा समझ लो। मुस्लिम मैरिज हिंदू मैरिज से थोड़ी डिफरेंट होती है। हिंदुओं में तो आपने सुना होगा ना, 7 जन्मों का बंधन टाइप की बातें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जैसी होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, उस तरह की एक मुस्लिम मैरिज होती है। ठीक है, और अंडर मुस्लिम लॉ
Wives cannot divorce their husband. This is very 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 important point to remember. मुस्लिम लॉ में वाइफ के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने पति को डिवोर्स दे सके अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने अकॉर्ड से। ठीक है, वो अपने पति को तभी डिवोर्स दे सकती हैं यदि उनके पति ने उन्हें डेलीगेट किया है ये राइट। ठीक है, यदि हस्बैंड ने डेलीगेट किया है डिवोर्स का राइट, तब या तो वो डिवोर्स दे सकती हैं, या फिर कोई एग्रीमेंट है हस्बैंड और वाइफ के बीच में कि वाइफ भी डिवोर्स दे सकती है, तब ही वाइफ को डिवोर्स देने का राइट है। इन जनरल मुस्लिम लॉ में वाइफ को डिवोर्स देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हालांकि 1939 में एक एक्ट आया था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट। 1939 में कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स का रूल जब इंडिया में था तब ये लॉ आया था, और इसमें थोड़े बहुत राइट एक्सटेंड किए थे मुस्लिम वुमेन के लिए। ठीक है, तो इस एक्ट का नाम आप ध्यान रखेंगे। और एक छोटा सा और फैक्ट आपको मैं बता देता हूं एडिशनल जानकारी के लिए। मुस्लिम्स में दो प्राइमरी सेक्ट होते हैं, एक होता है शिया और दूसरे होते हैं सुन्नी। ठीक है, तो शिया सेक्ट जो है मुस्लिम का या इस्लाम का, उसमें दो मुस्लिम मेल विटनेस की जरूरत होती है शादी के टाइम पर। ठीक है, और सुन्नीज में दो मुस्लिम मेल विटनेस की आवश्यकता होती है डिवोर्स के टाइम पर। थोड़ा सा डिफरेंस है ये, है ना, बारीक सा, लेकिन जमीन आसमान का अंतर भी आप इसे मान सकते हैं कि वहां पर शादी के लिए दो विटनेस की जरूरत है और सुन्नीज में डिवोर्स के लिए दो विटनेस की जरूरत है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर मैरिज जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जैसी होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जो शादी कराते हैं जो ऑफिसर, उनको कहते हैं काजी। एक वो कहावत सुनी होगी ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो शादी कराने वाले जो ऑफिसर होते हैं उन्हें काजी साहब कहते हैं। काजी साहब दूल्हा और दुल्हन दोनों से पूछते हैं कि साहब आपको फला फला के साथ निकाह कबूल है, और 3 बार प्रोनाउंस करना पड़ता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, दोनों पार्टीज को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। तो शियाज में ये मान्यता है कि इस प्रोसेस के ड्यूरिंग दो विटनेस रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह का एक प्रोसेस जो है इनके यहाँ पर डिवोर्स में होता है मुस्लिम के यहाँ पर। आइए देखते हैं। तो कुल जमा 2 टाइप के तलाक बताए गए हैं, और उन 2 टाइप को हम फर्दर डिवाइड करें तो 3 टाइप के हो जाते हैं मोटा माटी। वैसे तो और भी कई तरह के तलाक होते हैं, बट मेजरली 2 तरह के। पहला टाइप है रिवोकेबल तलाक। रिवोकेबल तलाक यानी जिसको रिवोक किया जा सकता है, जिसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा टाइप है इर्रिवोकेबल तलाक। तो इर्रिवोकेबल पर हम बाद में आएंगे, पहले रिवोकेबल समझ लेते हैं। और विद इन रिवोकेबल भी 2 टाइप के तलाक होते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिवोकेबल तलाक। रिवोकेबल तलाक वो होता है जिसमें तलाक बोलने के बाद, तलाक के प्रोनाउंसमेंट के बाद तुरंत कॉन्सिक्वेंस फाइनल नहीं हो जाते। मतलब आपने बोला तलाक और तलाक हो गया, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम दिया जाता है। ये टाइम क्यों दिया जाता है? रिकंसिलिएशन के लिए। रिकंसिलिएशन के लिए मतलब कि यह हो सकता है गुस्से में बोल दिया गया हो तलाक। ठीक है, ये बात तो हम चर्चा कर चुके हैं कि ये राइट किसके पास है, मेजरली मुस्लिम मैन के पास। तो मैन ने हो सकता है गुस्से में बोल दिया हो, या नशे में बोल दिया हो, या ठीक है प्रोवोक होकर बोल दिया हो, बट बाद में गलती का एहसास हो जाए। तो यदि तलाक एट वंस फोर्स में आ जाएगा तो रिकॉन्सिलिएशन का कोई चांस नहीं होगा। दोनों के बीच में राजीनामा का, है ना, मांडोली का, समझौते का कोई चांस नहीं होगा। इसीलिए रिवोकेबल तलाक वो तलाक होता है कि प्रोनाउंसमेंट के बाद भी
उसे रिवोक किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। और रिकॉन्सिलिएशन का, सब कुछ वापस ठीक होने का चांस होता है रिवोकेबल तलाक में, ठीक है। तो रिवोकेबल तलाक के भी दो टाइप बताए गए हैं। पहला टाइप है तलाक ए एहसन। तलाक ए एहसन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिवोकेबल तलाक। क्या है भाई, समझते हैं? तो ये जो टाइप है ये सबसे प्रॉपर फॉर्म है तलाक का, ठीक है। सबसे प्रॉपर फॉर्म है तलाक का। कौन सा? तलाक ए एहसन। शरिया लॉ में इसको बताया गया है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है, एक बार में आप बोलोगे तलाक 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 3 बार, ठीक है। ये आप 3 बार बोलोगे सिंगल प्रोनाउंसमेंट में, एक बार में 3 बार बोलोगे तलाक तलाक तलाक, ठीक है। कब बोलोगे? वाइफ के तुहर पीरियड में। हम समझेंगे अभी कि व्हाट एग्जैक्टली इज तुहर पीरियड। और जैसा मैंने आपको बताया कि रिवोकेबल तलाक में प्रोनाउंसमेंट के तुरंत बाद तलाक इफेक्टिव नहीं हो जाता, कुछ टाइम दिया जाता है, दैट टाइम इज पीरियड ऑफ इद्दत। अभी हम वो भी समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज इद्दत। पहले तुहर पीरियड समझ लेते हैं। तुहर इज द पीरियड ऑफ वाइफ पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है द पीरियड बिटवीन 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, ठीक है। 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज पीरियड ऑफ पैरिटी, जिसको हम कहते हैं तुहर पीरियड। या और सरल भाषा में हम इसे समझें, इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच कोहैबिटेशन इज पॉसिबल। कोहैबिटेशन यानी कि इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशंस को लीगल टर्म्स में कोहैबिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो तुहर का पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोहैबिटेशन या इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल रिलेशन पॉसिबल है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है। दैट इज नोन एज तुहर पीरियड। तो तलाक एहसन कब दिया जा सकता है? तुहर पीरियड में, है ना। द पीरियड बिटवीन 2 मेंस्ट्रुएशन, द वाइफ should not be having her menstrual cycle that time। उस साइकिल के ड्यूरिंग आप तलाक का प्रोनाउंसमेंट नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, सपोज वाइफ इज नॉट सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये 2 रीजन से हो सकता है। पहला रीजन होता है ओल्ड एज और दूसरा होता है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यदि ये स्थिति है, अ वुमन इज नॉट सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन, देन तलाक में बी प्रोनाउंस्ड एट एनी टाइम, ठीक है। तो तुहर पीरियड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग इसे तूर भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, अरबिक ओरिजिन का टर्म है, हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हो सकता है इसको प्रोनाउंसिएट करने में कुछ गड़बड़ कर जाए। तुहर या तूर दोनों इसको बोला जाता है। स्पेलिंग इसकी TUHR लिखी जाती है। तो तूर इज द पीरियड ऑफ वाइफ पैरिटी, दैट इज द पीरियड बिटवीन 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स और द पीरियड इन विच कोहैबिटेशन इज पॉसिबल। लेकिन यदि वुमेन नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन है ड्यू टू ओल्ड एज या प्रेगनेंसी, तलाक में भी प्रोनाउंस एट एनी टाइम, ठीक है। तो तूर के पीरियड में तलाक एहसन का सिंगल प्रोनाउंसमेंट होगा 3 बार। 3 बार बोला जाएगा तलाक तलाक तलाक। लेकिन उसके बाद क्या फॉलो होगा? पीरियड ऑफ इद्दत, द पीरियड ऑफ इद्दत। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत को ही इद्दा भी कहा जाता है, अगेन अ टर्म ऑफ अरबिक ओरिजिन। इस पीरियड में वाइफ हैव टू ऑब्जर्व पीरियड ऑफ चेस्टिटी। वाइफ हैज टू ऑब्जर्व अ पीरियड ऑफ चेस्टिटी। चेस्टिटी को हिंदी में कह सकते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना,
होगा इस ड्यूरिंग, इद्दत की अवधि के दौरान, इद्दत के ड्यूरेशन के दौरान। शी हैज टू मेंटेन चेस्टिटी, ब्रह्मचर्य। शी विल बी सेक्लूडेड, अलग थलग रहेगी। एंड शी विल नॉट एंगेज इनटू सेक्सुअल रिलेशन विद एनी मैन अदर देन हर हस्बैंड। ठीक है, क्योंकि अभी तलाक फाइनली कमेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ चेस्टिटी उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक। ठीक है, ये दो केसेस में होता है। पहला होता है डिवोर्स के केस में, और डेथ के केस में भी इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है वुमेन को। सो इद्दत इज द पीरियड बिफोर शी कैन मैरी अगेन। इद्दत ऑब्जर्व करने के बाद ही एक मुस्लिम महिला दोबारा शादी कर सकती है। ठीक है, So, ladies and gentlemen, iddat is the period of chastity or seclusion after divorce or death of husband. ये वो पीरियड है जब तक एक मुस्लिम महिला शादी नहीं कर सकती है फिर से। शी कैन नॉट रीमैरी अगेन। फाइन, वो फिर से शादी नहीं कर सकती है। यदि किसी महिला के पति की डेथ हो गई है या फिर उसके पति ने उसको डिवोर्स दे दिया है, तो उसको एक इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना होता है, और उस इद्दत के पीरियड में वो चेस्टिटी ऑब्जर्व करेगी, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, ये होता है इद्दत का पीरियड। अब इसके पीछे की रीजनिंग क्या है या रैशनल क्या है, तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है टू असर्टेन वेदर द वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक है, यदि महिला प्रेग्नेंट है तो वो पता चल जाएगा इद्दत यदि वो ऑब्जर्व करेगी तो। इस ड्यूरिंग यदि वो किसी और आदमी के साथ कोहैबिटेशन करती है तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि वो तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रॉब्लम क्या होगी? सर्टेनिटी ऑफ पैटर्निटी। ये पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जो बच्चा उसकी कोख में है वो किसका है, जिससे उसकी शादी हुई थी और डिवोर्स हो गया, और जिससे उसकी शादी हुई थी उनकी डेथ हो गई उनका, या जिससे उन्होंने नई शादी की है। तो ये सर्टेनिटी पता करने के लिए, ये सर्टेनिटी के लिए कि पैटर्निटी की सर्टेनिटी हो जाए, ये पता चल जाए कि भाई जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है या जिस व्यक्ति ने उसे डिवोर्स दिया है, कहीं उसका बच्चा तो उस महिला की कोख में नहीं है। इसके लिए ये इद्दत का पीरियड उसको ऑब्जर्व करना होता है। ऑल राइट, अब देखिए इद्दत का जो पीरियड होता है वो वेरी करता है अलग अलग केसेस में। पहला होता है डिवोर्स वुमेन। तो डिवोर्स वुमेन को 3 ल्यूनर मंथ तक इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना होता है। ल्यूनर मंथ का मतलब है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के गुजरने तक। ठीक है, नॉट अ कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ की बात ये नहीं कर रहे हैं, ल्यूनर मंथ की बात कर रहे हैं। दैट इज द पीरियड ऑफ 3 मंथली साइकिल्स। ठीक है, दूसरा डेथ के केस में, यदि किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसको 4 ल्यूनर मंथ एंड 10 डेज। ठीक है, यहाँ पर 3 महीने का समय है, यहाँ पर 4 महीने और 10 दिन, 4 मंथ प्लस 10 डेज, इतना पीरियड उसको इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ता है डेथ के केस में। एंड लास्टली, इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, जब हस्बैंड की डेथ हो रही है उस समय वुमेन प्रेग्नेंट है,
तो उसको पूरे 1 साल तक का इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ता है, 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 3 मंथ्स ऑफ इद्दत। ठीक है, ये 3 पीरियड है। आज को जो टॉपिक हमें पढ़ना है, हमें मेजरली इस वाले इद्दत पीरियड को याद रखना है, 3 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक डिवोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ वापस आता हूँ तलाक एहसन पर। तलाक एहसन इज द मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक, क्योंकि इसमें एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है। एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट में पति 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, वो भी कब? 2 पीरियड में। ठीक है, और इस सिंगल प्रोनाउंसमेंट के बाद वाइफ जो है 3 महीने इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करेगी। ये 3 महीना क्यों होता है? एक तो पैटर्निटी को सर्टेन करने के लिए, ये हम समझ चुके हैं। दूसरा सबसे मेजर रीजन है कि यदि इन 3 महीने में उनके बीच रिकंसिलिएशन हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिकंसिलिएशन कैसे होगा? या तो रिवोक कर दे हस्बैंड, या तो उन दोनों के बीच में कोहेबिटेशन वापस से हो जाए। तो कोहेबिटेशन इज सपोज टू बी रिवोकेशन ऑफ तलाक। तो यहाँ पर बेसिकली एक रिकंसिलिएशन का चांस भी दिया गया है और दूसरा रिवोकेशन का भी चांस दिया गया है। इसलिए तलाक ए एहसन को बहुत प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक माना गया है मुस्लिम्स के यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ रिवोकेबल तलाक। अनदर फॉर्म ऑफ रिवोकेबल तलाक इज तलाक ए हसन। ट्यूशन इक्वलिटी की बात कर रहा है, रिलीजियस पर्सनल लॉज कोई इक्वलिटी की बात नहीं करते इन जनरल। ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वही तो सारा विवाद का मैटर है, यही तो सारा कॉन्फ्लिक्ट है कि वाई दिस, क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए कि सिर्फ पति को ये राइट हो, पत्नी को राइट नहीं हो। इसी पर तो सारा विवाद फसाद है। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और इस्लामिक लॉ कब लिखा गया होगा? प्रॉफिट के टाइम पर, है ना, मतलब थोड़ा पुराना है। तो वी नीड टू अपग्रेड द रिलीजियस पर्सनल लॉज इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट। यही तो सारा इशू है ना। क्या इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे भी तो बात कर सकते हैं कि क्यों सिर्फ औरतें ही सती हुआ करती थी हिंदू कस्टम्स में, मर्द क्यों नहीं सता होते थे? उनको भी हो जाना चाहिए भाई। यदि किसी की पत्नी मर जाए तो उसको बैठा दो चिता पर। बट रिलीजियस पर्सनल लॉज में ये सारे फ्लॉज हैं, क्योंकि ये कई सालों पहले लिखे गए होंगे। क्या उसके पीछे की विजडम रही होगी वो हम नहीं जानते, क्योंकि जिनने रिलीजियस पर्सनल लॉज बनाए होंगे। मेरा पर्सनल व्यू इसको लेकर ये है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस खराब नहीं होती है, वो प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इविल हो जाती है। उनके पीछे का विजडम, उनके पीछे का रैशनल कुछ और रहता है और वो आगे जाते जाते कैसे खराब हो जाती है। अभी हम ये जो इशू है ना ट्रिपल तलाक वाला, इसके पीछे का रैशनल भी समझेंगे, फिर शायद आपको जवाब मिल जाएगा कि कैसे चीजें खराब होती है। ठीक है, बेशक बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है, बट राइट टू इक्वलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द रिलीजियस पर्सनल लॉ, है ना। बिल्कुल सही सही। लेकिन शायद ये रहा होगा कि टूर के पीरियड में कोहेबिटेशन हो सकता है। ठीक है, कोहेबिटेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विच इज said to be what? रिवोकेशन। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई है। तो इसीलिए शायद ये रखा गया होगा कि वो पीरियड भी वही हो जिसमें ये पॉसिबल हो। अपने लॉजिक से बता रहा हूँ, रैशनल पर्सन, एक रीजनेबल पर्सन जो शायद लॉजिक बता सकता है इसको पढ़कर, शायद ये लॉजिक उसके पीछे रहा गया होगा कि भाई कोहेबिटेशन को रिवोकेशन माना जाएगा। तो जब कोहेबिटेशन पॉसिबल हो उसी पीरियड में आप तलाक बोलो, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। इट दैट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड फॉर मैक्सिमम 7 days। 1 हफ्ते बाद आप तलाक बोल दीजिएगा।
व्हाट इज प्रॉब्लम विद दैट? इतना कौन सा बड़ा पहाड़ टूटा जा रहा है एक हफ्ते में, है ना? जबकि आपको तो और ज्यादा लंबा समय दिया जा रहा है। एकदम से तलाक नहीं होते। इवन आप हिंदू लॉ में अभी देखोगे डिवोर्स का प्रोविजन वहां पर भी है। तो ऐसे नहीं हो जाता कि बस आज हमारी वाइफ ने खिचड़ी जला दी तो हमें तलाक चाहिए। एक चांस दिया जाता है हाउस होल्ड को मेंटेन्ड रखने का। क्यों? क्योंकि शादी ब्याह के रिश्ते जीवन भर चलने वाले रिश्ते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कोशिश की जाती है कि भाई ये इतने आसानी से ना टूटे। ये कोशिश इन्होंने भी की थी। जब मुस्लिम लॉ जो भी लिख रहे होंगे उनमें भी एक प्रयास किया होगा कि शादी ब्याह जो है इतने आसानी से नहीं टूटना चाहिए, तो उनने ये प्रयास किया होगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे फॉर्म ऑफ तलाक की तरफ बढ़ते हैं, तलाक ए हसन। तलाक ए हसन में 3 सक्सेसिव मंथ में एक एक बार प्रोनाउंस किया जाता है। आपने आज बोला तलाक एक बार, अब 1 महीने तक आप दोनों साथ में रहोगे। ठीक है, आपसे मेरा मतलब है द मुस्लिम हस्बैंड एंड मुस्लिम वाइफ। कौन बोलेगा? ऑब्वियस है हस्बैंड बोलेगा। एक बार उसमें टूर, वही अगेन टूर का पीरियड होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक प्रोनाउंसमेंट करेगा, देन 1 महीने और इंतजार करेगा, फिर दूसरा प्रोनाउंसमेंट करेगा, देन तीसरे महीने भी वो तीसरा प्रोनाउंसमेंट करेगा। ठीक है, शर्त क्या है? इसके दौरान कोहेबिटेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच में। उनके बीच में किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। और जो यदि हो जाता है इस बीच, तीनों प्रोनाउंसमेंट के बीच में कहीं, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? रिवोकेशन। ठीक है, या फिर चलिए कोहेबिटेशन तो नहीं हुआ, लेकिन हस्बैंड ने प्रोनाउंस नहीं किया फॉलोइंग मंथ में, एक बार तो बोल दिया, दूसरी बार नहीं बोला, तो क्या मान लिया जाएगा? तलाक, रिवोक्ड। अगेन अ चांस ऑफ रिकंसिलिएशन इज गिवन, अ चांस ऑफ रिवोकेशन इज गिवन हियर। इन दोनों ही कंडीशन में रिकंसिलिएशन और रिवोकेशन का चांस दिया जाता है। ठीक है ना? ये 3 सक्सेसिव मंथ का चांस। क्यों? ये पॉसिबल नहीं है कि मैंने शराब के नशे में अपनी पत्नी को बोल दिया जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं, सुबह शराब उतरी तो सारा मामला ठीक हो गया। या फिर बहुत ही गुस्से में मैंने बोल दिया जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं। कई बार गुस्से में हम लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं, वी डोंट एक्चुअली मीन दोस थिंग्स। जा जाकर डूब कर मर जा, मेरे तो घर वाले लगभग हफ्ते में 1 आध बार तो ये बात जरूर बोल जाते हैं, या जाओ घर से निकल जाओ, गुस्से में बोलते थे, नेवर मीन दैट, है ना? वैसे ही हो सकता है हस्बैंड ने गुस्से में बोल दिया हो जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं, लेकिन गुस्सा उतरा फिर आगे नहीं बोला। सो देयर इज अ चांस ऑफ रिकंसिलिएशन इन तलाक हसन एज वेल। फाइन, तो ये भी एक रिवोकेबल तलाक का फॉर्म है। एंड आई पर्सनली बिलीव फैंटास्टिक 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 मैकेनिज्म टू गिव तलाक। भाई चांस है ना वापस ठीक होने का। चीजें आप साथ में रहोगे, हो सकता गुस्सा उतर जाए। ठीक है, सो आर वी क्लियर ऑन दिस तलाक हसन? कुछ नहीं है, 3 सक्सेसिव मंथ में सिंगल सिंगल प्रोनाउंसमेंट होगा, दैट इज इट। इतना सा डिफरेंस है। वहां पे एक बार में तलाक बोल दिया जाएगा और 3 महीने आपको साथ में रहना है। यहाँ पर 3 महीने में एक 3 बार तलाक बोलना है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? अब आ जाते हैं विवादित वाले तलाक पर, जो कि इर्रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक है। इर्रिवोकेबल है क्यों? क्योंकि जानेंगे कैसे। बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल कि इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। 2 + 2 4 से ज्यादा सिंपल, इतना सिंपल ही है। लेकिन ये सिंपल जरूर है, बट बड़ा ही बुरा प्रोविजन था। कुछ नहीं है, पत्नी से पति को सिर्फ इतना कहना तलाक तलाक तलाक। कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। द तलाक इज इफेक्टिव फ्रॉम द 3rd सेकंड। तीसरे ही सेकंड जब उसने तीसरी बार कहा तलाक,
और डिवोर्स हो गया आपका। रिवोक नहीं हो सकता, रिकंसिलिएशन का कोई चांस नहीं, गुस्से में बोल दिया हो, शराब के नशे में बोल दिया हो, कोई बात नहीं, इफेक्टिव है, वैलिड है। इवन व्हाट्सएप पे 3 बार लिखकर भेज दिया तलाक तलाक तलाक, वैलिड है। इवन दीवार पे 3 बार हस्बैंड लिख दे तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। या फिर इवन हस्बैंड अपने किसी दोस्त से कह दे कि जाओ मेरी पत्नी को जाकर बोलो कि मैं उसे तलाक देता हूं, तलाक तलाक तलाक, एंड इट इज इफेक्टिव। अब बताओ कैसा लगा ये प्रोविजन, है ना धमाकेदार? मजेदार बात बताऊं, मजेदार बात यह है कि कई सारी इस्लामिक कंट्रीज में तक इस पर्टिकुलर फॉर्म को डीरिकॉग्नाइज किया गया है। बहुत सारे इस्लामिक नेशंस भी ऐसे हैं जो इस फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत या इंस्टेंट तलाक या इररिवोकेबल तलाक को बहुत सारे इस्लामिक स्टेट्स भी नहीं मानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है, इसके फीचर देखें हम तो। नंबर 1, दिस इज इररिवोकेबल तलाक। क्यों? क्योंकि रिवोकेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरा, कोई इद्दत का पीरियड होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इद्दत के पीरियड से क्या होता है, क्यों रखा जाता है इद्दत का पीरियड, ताकि पैटर्निटी को सर्टेन किया जा सके। यदि वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का बाप कौन है ये असर्टेन करने के लिए, तो वो भी एक चांस चला गया। ठीक है, thirdly, there is absolutely no scope of reconciliation. There is no scope of reconciliation. फिर से सब कुछ ठीक होने का चांस ही नहीं बचता। एंड लास्टली, नो एंटाइटलमेंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी बात करता है कि हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ के मेंटेनेंस के सारे खर्चे पे करे। इवन डिवोर्स हो गया है तब भी, डिवोर्स के बाद भी यदि उसकी वाइफ कुछ भी नहीं करती है तो वाइफ डोंट अर्न एनीथिंग। तो ये सीआरपीसी में ये प्रोविजन रखा गया है, और भी दूसरे पर्सनल लॉज में भी है, बट मेजरली सीआरपीसी से वो गवर्न होता है। तो मेंटेनेंस का कोई भी प्रोविजन उस वुमेन के लिए नहीं रहेगा। तो अब बेचारी करेगी क्या, खाएगी क्या? मान लो उससे कोई और दूसरा व्यक्ति शादी ना करे तब क्या करेगी? और मान लो बच्चे भी हैं तो कहाँ लेकर जाएगी बच्चों को? ये एक मेंटेनेंस से रिलेटेड एक अलग इशू था, वो और पुराना एक केस है, वो हम कभी और बाद में पढ़ेंगे। उसका नाम था शाह बानो केस। ठीक है, वो भी बहुत फेमस केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बट बहरहाल अभी हम मेंटेनेंस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो है मेंटेनेंस का प्रोविजन भी नहीं देता है ट्रिपल तलाक। सो अब समझ में आया कि सारा विवाद कहां से शुरू हुआ होगा, सारी फसाद की जड़ क्या रही होगी। तो ये इंस्टेंट तलाक जो है ये था मेजर इशू, ये था विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा जिसको आज हमें समझना है। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट कि क्या मजाक चल रहा है। और कई इतने सारे साल लग गए इस इशू को रिजॉल्व होने में। अब क्यों चल रहा था? क्योंकि शायद किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, किसी मुस्लिम महिला ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि इस इशू को लेकर जाए। यस सर। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो सुमोटो कॉग्निजेंस ले कि ये क्या है। किसी यस सर। गवर्नमेंट ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो इस इशू को एड्रेस करे। क्यों? क्योंकि उनको तो वोट चाहिए ना। और यस सर। पर्याप्त विवाद इस पर भी हुआ, इसके बाद भी हुआ, है ना, तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है 2017 में। एक महिला थी, उनका नाम था सायरा बानो। ये सायरा बानो कोर्ट पहुंची, ठीक है,
इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के अगेंस्ट, और उन्होंने एग्जैक्टली वही कहा जो अभी आशुतोष ने कहा कि क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ, हम इंसान नहीं, क्या ऑब्जेक्टिव है, आर्टिकल है, हाँ शर्ट है खराब हो गई तो फेंक दिया, क्या क्या समझ क्या रखा है, मोबाइल है कि खराब हो गया सिम निकाली फेंक दिया, वो सिम किसी और फोन में डाल ली, क्या क्या समझ क्या रखा है महिलाओं को, कौन सी, कहाँ है जेंडर इक्वालिटी, कहाँ है राइट टू लिबर्टी, कहाँ है राइट टू लाइफ, कहाँ है फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हो फंडामेंटल राइट्स के नाम पे, फंडामेंटल तो छोड़िए, ह्यूमन राइट्स तक नहीं है हमारी, जानवरों से गई गुजरी स्थिति है। ये बात लेकर पहुंचती है 2017 में एक महिला जिसका नाम था सायरा बानो, और इस तरह के सारे जितने केसेस थे वो सब इकट्ठे को ल्यूड किए गए, और उस केस का नाम होता है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, क्योंकि इसमें और भी दूसरी पार्टीज थी जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह वगैरह, वो उन सब को पार्टी बनाया गया, और ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट थे ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस के अगेंस्ट? नंबर 1, इट इज नीदर एज पर कुरान नॉट एज पर इस्लाम, क्योंकि हमने देखा कुरान में या शरिया लॉ में तो 2 तरीके बताए गए हैं डिवोर्स देने के, हसन और अहसन। ये कौन सा तरीका है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो गया होगा, उसको लेजिटिमाइज भी कर दिया गया। क्यों? लगातार चली आ रही परंपरा है वो तो, ठीक वैसे ही जैसे सती की परंपरा पता नहीं कैसे चालू हुई होगी और वो हो गई, बस लेजिटिमाइज होती गई, और यूं कह ले कि एक इविल प्रैक्टिस को हमने नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक इविल प्रैक्टिस को नॉर्मलाइज कर दिया, वो चली आ रही है और किसी ने हिम्मत भी नहीं दिखाई कि इसको ठीक करे। दूसरा, इट ऑब्जेक्टिफाइज वुमेन, वुमेन को एक आर्टिकल, एक ऑब्जेक्टिव, एक गुड्स के जैसा ट्रीट किया जा रहा है, इंसान नहीं चीज समझा जा रहा है ना। थर्डली, इट इज अगेंस्ट दी डेमोक्रेटिक आइडियल, जो बड़ी बड़ी बातें आप डेमोक्रेसी के नाम पर करते हो, फंडामेंटल राइट्स की, रूल ऑफ लॉ की, इक्वेलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, राइट टू फ्रीडम की, कहाँ है वो सब? कोई नहीं है, सब बकवास है, कोरी बातें हैं वो सब, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। ये तीनों इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है। मेजरली मैंने आपको सब समराइज करके बताया, मोटा माटी सार था ये, कि ना तो ये कुरान के अकॉर्डिंग है ना इस्लाम के अकॉर्डिंग है, वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन आप कर रहे हो, और डेमोक्रेटिक आइडियल्स के अगेंस्ट तो है ही। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर इनने बात की 14 की, 19 की और 21 की, द गोल्डन ट्रायंगल हमने पढ़ा था ना, मनेका गांधी के केस के बाद ये कहा गया था कि इन तीनों को एक साथ हमें देखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं। ठीक है, ये बात कही गई थी। ओके फाइन, अब आते हैं इसके फेवर में भी आर्गुमेंट हुए होंगे कि ट्रिपल तलाक कैसे अच्छा है या क्या है। तो नंबर 1 जो बात कही फेवर में, किसने कही? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जो एक पार्टी था इस केस की, उसने कहा डिवोर्स और मैरिज जो है वो रिलीजियस पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, ठीक है, ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से या फिर पार्लियामेंट्री लॉ से। किससे गवर्न हो रहे? रिलीजियस पर्सनल लॉ से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है इन मैटर पे डिसीजन देने का। ये पहली बात कही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा हमारा नाम ध्यान से पढ़ो पहले, क्या है हमारा नाम? सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट, सो वी हैव पावर, डोंट गिव दिस नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट टू अस। ये तो कोई बात ही नहीं है, हम सुप्रीम है, भले आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से गवर्न नहीं हो रहे हो, भले आप पार्लियामेंट्री लॉ से गवर्न नहीं हो रहे हो, आप भले ही अपने रिलीजियस पर्सनल लॉ से गवर्न हो रहे हो, वी हैव ज्यूरिसडिक्शन। क्यों? क्योंकि ये बात इंडियन वुमेन की है, ठीक है, छोड़ दीजिए मुस्लिम वुमेन, हिंदू वुमेन, सब, ये हिंदुस्तानी महिलाओं की बात है।
ठीक है, 8%, 10%, जितना भी वो पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट कर रही हो, एक भी हिंदुस्तानी महिला की यदि बात आ रही है, यदि एक भी व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की भी राइट हैम्पर होती है, तो वी हैव ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ तो एक बड़े तबके की बात आ रही, सो डोंट गिव दैट नॉनसेंस आर्गुमेंट। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा इट गिव्स अ स्पीडी मैकेनिज्म ऑफ डाइवोर्स। भाई जुडिशरी के पास तो डिवोर्स के केस जाएंगे तो सालों साल चलते हैं, हमारे पास ये स्पीडी मैकेनिज्म है, आपसे बेटर है। लास्टली उनने कहा इट इज बेटर टू हैव इंस्टेंट तलाक रेदर देन 11 o'clock बीटिंग और मर्डर ऑफ वाइफ। 11 बजे रात में पति अपनी पत्नी को पीट रहा है या गुस्से में उसकी हत्या कर देता, वो बेहतर है या फिर इंस्टेंटली तलाक दे देना बेहतर है? आप ही बताओ योर लॉर्डशिप। अगेन कोर्ट ने कहा व्हाट अ नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट, थोड़ा लॉजिक वॉजिक की भी बात कर लिया करो। वही बात जो आशुतोष ने कही वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, मजाक चल रहा है क्या था, है ना? और लास्टली थोड़ा एक वैलिड सा आर्ग्यूमेंट देकर है जो थोड़ा कम से कम सेंसिबल तो लग रहा है सुनने में। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है। प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, मैनेज ओन अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें ये कवर होता है। तो यहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो गई 14, 19, 21 वर्सेस 25 to 28, इनके बीच की एक लड़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मैटर सुना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया, हिस्टोरिक जजमेंट दिया, और उस हिस्टोरिक जजमेंट में इस ट्रिपल तलाक को, इंस्टेंट तलाक को, इररिवोकेबल तलाक को, तलाक ए बिद्दत को क्या डिक्लेयर कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, और सेंटर से कहा कि इसके अगेंस्ट एक लॉ बनाए। क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, उसका काम है लेजिस्लेचर को और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। ठीक है, तो सेंटर को कहा कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के अगेंस्ट, इस इविल प्रैक्टिस के अगेंस्ट आप लॉ बनाओ। ठीक है, सेंटर को ये डायरेक्ट करा। तो सेंटर ने इस बात को सुना और 2019 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ठीक है, 2019 में मोदी गवर्नमेंट या NDA 2 गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया। हालांकि ये एक्ट और पहले पास हो जाना था, 2018 में ही ये लोकसभा में पास हो गया था, फिर ये राज्यसभा पहुंचा, लेकिन राज्यसभा में ये पेंडिंग रहा। राज्यसभा में एक्चुअली मोदी जी के पास मेजॉरिटी थी नहीं, तो पास हो नहीं पाया। किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए दोनों सदनों में पास होना पड़ता है। फिर क्या हुआ? लोकसभा डिसॉल्व हो गई। क्यों? 2019 में फिर से इलेक्शन होने थे, उसके लिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई। लोकसभा डिसॉल्व हुई तो वो बिल लैप्स हो गया। फिर 2019 में मोदी जी फिर से चुनकर आए और ज्यादा मेजोरिटी के साथ 300+ सीट्स लेकर बीजेपी आई, तो उसने ये लॉ बनाया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, जिसने ट्रिपल तलाक को न सिर्फ इनवैलिडेट किया बल्कि क्रिमिनलाइज भी कर दिया, एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और विवाद शुरू हुआ। कहा कि साहब आप एक सिविल मैटर में क्रिमिनल लायबिलिटी कैसे इंपोज कर सकते हो? तो अगेन वो बात आई कि व्हाट अ नॉनसेंस लॉजिक, सिविल मैटर में भी क्रिमिनल लायबिलिटी बन सकती है। ये कहाँ की बात है, कहाँ लिखा है, कानून की कौन सी ये बात कहती है कि सिविल मैटर में क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं हो सकती? भाई डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भी तो पति और पत्नी के बीच का मुद्दा है, तो इट शुड बी सिविल मैटर, बट नो, क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। यदि कोई पति अपनी पत्नी को मारेगा तो वो जेल जाएगा, दैट इज एज सिंपल एज दैट। वैसे ही यदि कोई पति इस तरह से ट्रिपल तलाक या इंस्टेंट तलाक अपनी पत्नी को दे रहा है तो इनवैलिड भी होगा और उसको जेल भी डाला जाएगा। आपको तलाक चाहिए तो प्रॉपर जो सिस्टम है इस्लामिक लॉ में उसको फॉलो करो, दैट्स फाइन। ठीक है,
कैसा क्राइम बनाया इसको, देखते हैं। इट वॉज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। पहले समझते हैं व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस वाला बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। यानी कि थोड़े से गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं, ग्रेव नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं, उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें बिना किसी वारंट के भी पुलिस वाला गिरफ्तार कर सकता है। और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस, गैर जमानती अधिकार। एक छोटी सी बात यहाँ पर समझ लो देवियों और सज्जनों, गैर जमानती या नॉन बेलेबल का मतलब ये कतई नहीं होता कि बेल मिल ही नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, नॉन बेलेबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है बेल डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट का विवेक अधिकार है, वो चाहे तो बेल दे, चाहे तो बेल रिजेक्ट कर दे, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, एक राइट की तरह आप क्लेम नहीं कर सकते हो बेल, ठीक है। दैट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब कुल मिलाकर कोर्ट के ऊपर है, वो चाहे तो बेल दे दे, चाहे तो ना दे, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कोर्ट पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गंभीर प्रकृति का अपराध बनाया गया और इसमें कितनी सजा का प्रावधान रखा गया, maximum 3 years, an imprisonment which may extend to 3 years या up to 3 years, 3 साल तक की सजा हो सकती है यदि कोई पति अपनी पत्नी को इंस्टेंट तलाक देता है। तो दिस वॉज the entire development or entire journey of the instant talaq, and this is the gist of entire discussion। 2017 में सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और सेंटर को कहा कि एक लॉ बनाइए। सेंटर ने 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट बनाया, जिसने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया और 3 साल तक की सजा का प्रावधान यहाँ पर कर दिया, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ विच में एक्सटेंड अप टू 3 years। ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। एक रिवोकेबल, एक इररिवोकेबल। तो रिवोकेबल में भी 2 टाइप बताए। तो रिवोकेबल तलाक तो अभी भी वैलिड है, इररिवोकेबल तलाक, इंस्टेंट तलाक, तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक, इन 4 नामों से आप इसे पुकार सकते हैं, जिसमें बस बोला तलाक 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 और शादी खत्म। ये वाला जो है ये खत्म किया है। देखिए डिवोर्स का प्रोविजन नहीं खत्म कर दिया है ना, वो कर सकते हैं। उसके कई कारण है भाई, क्यों जरूरी है यार, जब स्थितियां बिल्कुल ही बिगड़ जाए, इट इज बेटर कि आप छोड़ के अलग हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से हो सकता है। बट तो डिवोर्स का तो प्रोविजन है, ट्रिपल तलाक जो है, इंस्टेंट तलाक जो है, उसको खत्म किया है, वो अब आप नहीं कर सकते। ये यूं कह लें वो भी खत्म नहीं किया, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है। भाई कोई लॉ बनाकर एक चीज नहीं खत्म हो सकती। लॉ तो मर्डर पर 1860 से है, लेकिन क्या मर्डर होने बंद हो गए? नहीं, मर्डर होने बंद नहीं होते, लेकिन कोई मर्डर करेगा तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है, ये होता है। तो वैसे ही इसके बाद भी कई सारे केसेस आए ट्रिपल तलाक के, लेकिन अब उन पर क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, उनको जेल डाल दिया जाएगा, ये कर दिया बस, दैट्स इट। और दूसरी बात कि उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, वो तलाक तलाक नहीं माना जाएगा कि आपने बस बोल दिया तलाक 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 और हो गया, वो नहीं माना जाएगा। इट वोंट बी अ लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। ये है, वो दोनों जो रिवोकेबल तलाक है वो तो अभी भी फोर्स में है, वो तरीके रहेंगे आगे भी। डिवोर्स का ऑप्शन नहीं खत्म किया कोर्ट ने, ठीक है। और भी टाइप है, वो दो तो मैंने आपको मोटा माटी बताया, और भी बहुत टाइप के तलाक हैं इनके यहाँ पे, वो वेरी करते हैं, वो सेक्ट के हिसाब से वेरी करते हैं। खूब सारे सेक्ट हैं इनके यहाँ पर, मुस्लिम्स के यहाँ पर अलग अलग सेक्ट हैं, ठीक है। विद इन इंडिया भी
अलग अलग स्कूल्स हैं, एक देवबंदी स्कूल है, एक बरेलवी स्कूल है ना, तो उनमें वो सारे प्रोविजंस वेरी करते हैं। मेन बोन ऑफ कंटेंशन था ये तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक की कोई रिकंसिलिएशन का चांस नहीं दिया जा रहा, रिवोकेशन का कोई चांस नहीं दिया जा रहा, थोड़ा तो है ना टाइम दिया जाना चाहिए ना। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक सीनियर है, वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, तो वो उस समय फैमिली कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ करते थे, थोड़ा पुराना है, शायद न्यूज़पेपर में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उनके पास एक डिवोर्स का मैटर आया, तो उनने सब सुना, दोनों पार्टीज को सुना, सब हुआ ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं आपको जजमेंट लंच ब्रेक के बाद में सुनाऊंगा, उसके पहले मैं आपको डायरेक्ट करता हूं कि आपकी वाइफ को जो कुछ भी पसंद हो आप उसको वो खिलाने पिलाने ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी वाइफ को तो बिरयानी बड़ी पसंद है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गो एंड हैव बिरयानी टुगेदर एंड कम बैक, आई विल गिव यू द जजमेंट। वो लोग गए वहां पर बिरयानी खाने, जो भी हुआ, दे केम बैक एंड दे टुक देयर एप्लीकेशन बैक। उन्होंने कहा साहब हमें नहीं चाहिए डिवोर्स, हमको नहीं चाहिए तलाक, हम ठीक है, हो गया सब फाइन। बेसिकली ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि देयर शुड ऑलवेज बी अ चांस कि यार एक रिकंसिलिएशन हो सके। शादी ब्याह के रिश्ते हैं, इतने आसानी से नहीं टूटना चाहिए, बट तब पे भी डिवोर्स का एक ऑप्शन हमेशा रखना पड़ेगा फॉर एडवर्स कंडीशन। अब ठीक है, बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा एडजस्ट, तो डिवोर्स का प्रोविजन तो खत्म ही नहीं कर सकते, वो दोनों के पार्ट से ठीक है। कई बार पति इतना बदतमीज है कि अब उसके साथ रह ही नहीं सकते, या पत्नी इतनी खराब है कि उसके साथ रह ही नहीं सकते, एडजस्ट नहीं हो सकता, तो डिवोर्स का प्रोविजन तो रहना पड़ता है या रहना चाहिए। बट एक जो चांस है, एक ऑप्शन ऑफ रिकंसिलिएशन है, वो रहना चाहिए, और एक ऑप्शन ऑफ रिवोकेशन होना चाहिए। पहले क्या है, ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि गुस्से में मान लो बोल दिया, शराब के नशे में बोल दिया, प्रोवोकेशन में बोल दिया था, बहुत डिप्रेस थे उसमें बोल दिया था, लेकिन बाद में आपको गलती का अंदाज हुआ। अब यदि बोलते ही साथ तलाक इफेक्टिव हो जाएगा, तब तो फिर आप उसको रिवोक कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ये तलाक बिद्दत क्रिमिनलाइज किया गया, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी का इशू इसमें है, जस्टिस का इशू इसमें है, डेमोक्रेटिक राइट्स का इशू इसमें है। उन इशू को ज्यादा वेटेज दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको सुन रही थी। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, हालांकि ये आएगा नहीं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, मैंने 3 बताए थे, कुरान, हदीस और शरिया। तीनों में ही ट्रिपल तलाक की तो बात ही नहीं है ना, किसी 3 में भी नहीं है। मतलब कि जो प्राइमरी सोर्स है उनमें तो ट्रिपल तलाक का मेंशन ही नहीं है, यानी वो पता नहीं किसी सेकेंडरी थर्डली सोर्स से आया होगा, आया 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 आकर लेजिटिमेट हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ज्यादा रिलीजियस लोग जो होंगे वो किसको फॉलो करते होंगे, ऑब्वियस है इसको। जो थोड़े भी रीजनेबल होंगे वो ऑब्वियसली किसको फॉलो करेंगे, इसको, है ना। लेकिन जो अब बिल्कुल अकल से ही ठस है तो उनको अब क्या कह लें, बोल दिया जाओ बेगम तलाक तलाक तलाक, अब रास्ता नापो अपना, देखो एक लिमिट है पार्लियामेंट की भी और जुडिशरी की भी रिलीजियस फ्रीडम में इंटरफेरेंस की, याद करो। इसीलिए मैंने पहले आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 पढ़ाए, उसके बाद इस इशू को पढ़ाया। ये मैं चाहता तो आपको 21 के बाद भी पढ़ा सकता था। क्या थे, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, ठीक है, इन ग्राउंड्स पर। और एक लिमिट है, क्यों, क्योंकि ये किससे गवर्न हो रहे हैं, देखो आप, रिलीजियस पर्सनल लॉ से, यानी कि आर्टिकल 25 से 28 से गवर्न हो रहे हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस पर काफी डिबेट चल रही है। हो सकता है आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखें कि रिलीजियस पर्सनल लॉज ही खत्म कर दिए जाए, मे बी दैट मे बी अ केस, हो सकता है आगे इस तरह का कुछ हो जाए, फिलहाल नहीं है, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ, ठीक है, तो ये जवाब तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता कि क्यों नहीं है, बट फिलहाल में नहीं है ना, ठीक है, हिम्मत नहीं दिखाई।
ना किसी महिला ने हिम्मत दिखाई कि वो कोर्ट जाए, पहली दिलेर महिला शायद यही थी, सायरा बानो। ना किसी रिलीजियस लीडर को लगा, मे बी उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, ना किसी पॉलिटिकल लीडर को लगा कि इस पर हमें इशू उठाना चाहिए, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। ना किसी कोर्ट के जज ने हिम्मत दिखाई कि वो खुद इस मैटर को अपने नॉलेज में लेकर इसको ठीक करे, किसी ने नहीं दिखाई। फाइनली जाकर अब क्यों नहीं दिखाई, इसका अगेन मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना, कि किसने ये काम क्यों नहीं किया, ये जवाब उन्हीं लोगों से पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्यों, कुल मिलाकर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-4-5 बार और पढ़िएगा, थोड़ा और रिसर्च इसके बारे में करिएगा, क्योंकि टाइम के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मैं सब कुछ आपको नहीं बता पाया होगा, हो सकता है कुछ चीजें छूट गई होंगी इसमें, तो और इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है। मैं चाहता हूं कि आप में कम से कम वो अप्रोच डेवलप हो जाए कि करंट अफेयर को भी किस तरह से पढ़ना होता है, कैसे उसको हिस्ट्री से लिंक करते हैं, कैसे उसको पॉलिटी से लिंक करते हैं, कैसे उसको सोशल इश्यूज से लिंक करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि इट इज वेरी 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 मच पॉसिबल कि ये क्वेश्चन आ जाए, इस पर हो सकता है पूरा ऐसे लिखने आ जाए। इस तरह के टॉपिक्स फेवरेट टॉपिक होते हैं पीएससी के, यूपीएससी के। ठीक है, तो आई बिलीव कि अब सारा कुछ क्लियर है।